Good morning, everyone. Welcome to Polity Revision Series. So here we'll be revising the polity chapters for civil services. So in our constitution, there are 25 parts and we have 12 schedules. अब ये कौन कौन से पार्ट्स हैं और schedules मैं वीडियो के एंड में लिस्ट डाल दूंगा. Please go through that. But in this class, we'll be dealing with the part third of the constitution from articles 12 to 35. They deal with the fundamental rights. So we are starting with fundamental rights because फिर आपको बाकी चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी. So let's talk about fundamental rights. So we say that they are the Magna Carta of India. Magna Carta 13th century का legal rights का charter था जो कि यूके लंदन में उस टाइम पे पास किया गया था. तो इसीलिए इसको बिकॉज दे डील विद द फंडामेंटल राइट्स और वो भी राइट्स के ही रिलेटेड था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं. पार्ट थर्ड जो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर. इसका ये मतलब है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स ब्रीच करता है कोई, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स कोई छीनता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो. आप वहां पे जाके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर आप अपना हक ले सकते हो. हाई कोर्ट भी जा सकते हो, बट फॉर दिस यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. दे एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, सोशल डेमोक्रेसी होती है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है. जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे स्पेसिफिकली एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया. और इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट. अगर आपके पास इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपके पास राइट्स नहीं है, आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, आपके पास कल्चरल या एजुकेशनल राइट्स नहीं है, या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, देन आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती. सो देयरफॉर वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट. और ये जो आर्टिकल्स हमने यहाँ लिखे हैं, हम इस पॉइंट पे बात पे आते हैं. सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. अब मान लो अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो. सो देयरफॉर दे आर नॉट एब्सोल्यूट. देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम subject to public morality, public order, and etc. We'll talk about that as well. Some of them are negative in character because they put limitations on the state. State की जब हम यहाँ बात करते हैं, तो state में government, parliament, legislature, local authorities like municipalities, etc. Other statutory and non-statutory organizations like LIC, ONGC, इनको हम state बोलते हैं. State का मतलब जैसे we have different states in India, पंजाब, यूपी, बिहार, वो अलग चीज है. बट जब हम यहाँ पे स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे, और ये सब चीजें भी हम इनको स्टेट कह सकते हैं बिकॉज they derive their authority from the constitution or the statutes established in the parliament. और उसके बाद some of the fundamental rights are positive in nature because they confer privileges on the people. आपको privilege मिलती है इन fundamental rights के थ्रू, आपको ये सब rights मिलते हैं. Also they can be amended by constitutional amendment. ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे right हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको आप amend नहीं कर सकते. They can be amended through constitutional amendment. They can also be suspended during national emergency except article 20 and 21. अब ये 20-21 क्या है? We'll be studying them. Then जो article 19 है, right to freedom, it can be suspended on account of war or external aggression, not in case of armed rebellion. Armed rebellion में इसको suspend नहीं करेंगे. It can be suspended on account of war or external aggression. In case of forces, जो पुलिस है, आर्मी है, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड or they can be abrogated because we need to have a disciplined force
अगर आर्मी वाले या पुलिस वाले या फिर जो और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको कुछ बोला जाए करने के लिए और वो बोलें हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, देन इट्स a threat to the security and integrity of India. Therefore, it can be restricted or abrogated in terms of in case of paramilitary forces. जब मिलिट्री रूल रहता है, जिसको मार्शल लॉ भी कहता है, जब किसी एरिया में मिलिट्री रूल लग जाता है या किसी एरिया में मार्शल लॉ लग जाता है, वहां पे भी इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. Some of the fundamental rights are directly enforceable and some after law made for giving effect to them. अब जैसे राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कुछ तो ये सेल्फ ही दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल कि हमारा ये हक है, ये ऐसे ही होगा. लेकिन कुछ जैसे मान लो राइट टू एजुकेशन है, अब लॉ बना राइट टू एजुकेशन एक्ट, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया गया. तो इसलिए कुछ तो ये खुद ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, खुद ही इन्फोर्सेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ता है. और जो आर्टिकल 12 है, जैसे हमने बोला कि ये 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 में आते हैं. आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट की डेफिनेशन बताता है कि स्टेट क्या है. तो अभी हमने डिस्कस करा ये सब, हम इनको स्टेट मानेंगे. आर्टिकल 13 जो है इट सेज लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शेल बी वॉइड. कोई भी अगर ऐसा कानून बनता है जो इन फंडामेंटल राइट्स में के रिलेटेड कंसिस्टेंट नहीं है, इट शैल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. वो लागू नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की या स्केड्यूल की या किसी भी चीज की अगर अमेंडमेंट होती है उसको चैलेंज किया जा सकता है इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, तुम उसको चेंज करो, लेकिन केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तुम कुछ भी करो, लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा होता है, अगर कोई चीज उस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू वो चेंज किया जाता है, इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. जो आर्टिकल 14 है इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, इट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर. Equal protection of law is an American concept, it is positive in character. जो equality before law है, it says absence of privilege in favor of a person. No person, rich or poor, is above law. Equality before law. Law, कानून के आगे सब बराबर हैं. कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई कुछ भी हो, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं है, सब बराबर हैं. और जैसे कि हमने कहा इट्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट. जब हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा, उसको हमने कहा कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. इट सेज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर equal circumstances, similar application of same laws who are similarly situated, like should be treated alike without any discrimination. उसमें ये था कि कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं कानून के आगे. लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. अगर तुम्हारे इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं, जो ट्रीटमेंट है वो भी इक्वल होनी चाहिए. जो सिमिलरली सिचुएटेड लोग हैं उनमें सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक को तुम फेवर कर रहे हो और एक को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं. जो लाइक हैं, दे जो एक जैसे हैं उनको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और एक और कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ सेज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. ऐसा नहीं है कि स्टेट उसके कुछ भी कानून बना दे. तुम्हारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो
तुम्हें मिलने ही चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो स्टेट कुछ भी तुम पे कानून लागू कर सकती है। तो अगर रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ मतलब जो कानून है उसी का राज चलेगा, रूल ऑफ लॉ। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सब कानून के आगे सेम है, बराबर है। थर्ड, प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इसका ये मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज अ रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, के कानून जो है वो हमारे जो राइट्स हैं उनका रिजल्ट है। लेकिन ये वाला पार्ट जो थर्ड पार्ट है ये इंडियन सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद है इट्स अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। देयरफॉर ये थर्ड पार्ट जो है इंडियन सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं होता। और आर्टिकल 14 जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब बेसिक फीचर कहा तो कहा कि आर्टिकल 14 इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन ये जो आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया is not answerable to any court for exercise and performance of powers and duties of his office। वो जो ऑफिस में जो उनकी पावर्स हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको जब वो एग्जीक्यूट करते हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर दैट। जब प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने टर्म में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हो, वो भी कब? आफ्टर 2 months आफ्टर नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू देम। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी लेकिन नोटिस के बाद। उसके बाद जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो पार्लियामेंट में जो बोलते हैं या जो कोई भी वोट करते हैं उसके लिए भी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं होगी। एक ये आर्टिकल 31C है। आर्टिकल 31C जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम बाद में पढ़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब उसमें क्या है कि आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो कहीं ना कहीं अब्रिज हो रहा था या ब्रीच हो रहा था। तो फिर आर्टिकल 31C में जो भी कानून बनाए गए उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। When Article 31C comes in, Article 14 goes out. This is related to implementation of directive principles of state policy, which will be studying in the subsequent classes. उसके बाद जो ambassadors हैं, for diplomats हैं, foreign sovereigns मतलब foreign के जो rurals हैं, they have immunity from criminal and civil proceedings. उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो उसकी एजेंसीज हैं, उनको भी इम्यूनिटी होती है। So this is Article 14. Next we'll be talking about Article 15, which is prohibition of discrimination on certain grounds, or religion, C caste, C creed, S sex or gender, P is place of birth। इन बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सिर्फ इन बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एटसेट्रा, इन पे स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स, पब्लिक रिजॉर्ट्स जो कि पब्लिक फंड से बने हैं, टैक्स पेयर्स मनी से बने हैं, उन पे स्टेट हो या चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये देखना, इस पॉइंट पे हम सिर्फ स्टेट की रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, या इस वाले पॉइंट में हम स्टेट की भी कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी कर रहे हैं।
और उसके बाद इसके भी एक्सेप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल स्टेट जो है इट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन. जैसे जो पंचायत के इलेक्शंस है उनमें वीमेन के लिए रिजर्वेशन है, या ये भी बात हो रही है कि जो पार्लियामेंट है उसमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, बट अभी है नहीं है. तो एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है. तो अगर मान लो 100 सीटें उनमें से कुछ रिजर्व कर दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के लिए, फिर कुछ जनरल कैटेगरी के लिए आ गई, तो ये जनरल वाले बोलेंगे उनके लिए रिजर्व कर दी तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है. लेकिन वो यही कहते हैं कि दीज आर एक्सेप्शंस टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि द फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड. तो यही सब चीजें हैं जो एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे हैं, देयरफॉर दे आर नॉट एब्सोल्यूट. Article 16 says equality of opportunity in public employment. The state cannot discriminate only on grounds of religion, race, caste, gender, descent, place of birth or residence. जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हो उसमें स्टेट जो है इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स. लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल रेसिडेंस एज अ कंडीशन. कुछ स्टेट्स में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही होता है, समथिंग लाइक दैट. फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी डिनोमिनेशन के रिलेटेड कोई ऑफिस की एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें उस पर्टिकुलर रिलीजन या डिनोमिनेशन का ही बंदा पोस्ट पे जा सकता है, which makes sense. Then इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आप 10% के रिजर्वेशन रख सकते हो, जो कि अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है. Therefore, in Article 16 we have equality of opportunity in public employment. We have certain exceptions, and the state cannot discriminate only on grounds of religion, race, caste, gender, descent, place of birth or residence. But there are a few exceptions. Moving on to 17th. It says abolition of untouchability. अब untouchability क्या है? It is not defined in the constitution. Constitution ये चीज define नहीं करता कि untouchability क्या है. But generally we say that social disabilities by reason of birth in certain caste. जैसे आप पहले देख लो, कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में एंटर करना अलाउड नहीं था, कुछ लोगों को वेल से पानी लेना अलाउड नहीं था, कुछ जो लोअर कास्ट थी उनको मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको अलाउड नहीं थी. कई लोगों को तो पढ़ना लिखना भी अलाउड नहीं था. बट जो अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट जो 1955 का था उसको रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. ये कब किया गया चेंज? 1976 में इसको चेंज किया गया. इट इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. अब जनरली हम ये बोलते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है इट्स अ लिमिटेशन ऑन द स्टेट. लेकिन जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 जिसमें डील करता है, इट्स ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. मतलब जो कॉमन लोग हैं, तुम किसी के साथ अनटचेबिलिटी, तुम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम इस कास्ट के हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो सब नहीं चलेगा. Therefore, it is available against private individuals as well. The 18th article deals in abolition of titles. जैसे पहले टाइटल्स होते थे ना, महाराजा, राय साहब, देवान साहब, बहादुर साहब, ये इन सब पे बैन है. बिकॉज अगर ये सब चलेगा तो फिर राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगा. तो इसलिए जो टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया. लेकिन जो अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, they do not come under titles as per the Article 18th definition. They have been upheld by the Supreme Court that they do not qualify to be abolished under Article 18. But they cannot and they should not be used as suffix as prefix. जैसे किसी को भारत रत्न देते हैं और वो अपने नाम के साथ भारत रत्न नहीं लगा सकता. लेकिन इसमें यह है कि
जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हैं, इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फेरिंग एनी टाइटल वेदर इंडियन और फॉरेनर। कोई भी इंडियन होगा या फॉरेनर होगा, जो स्टेट है उसको टाइटल नहीं दे सकती एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री और एकेडमिक्स के लिए एक्सेप्शन है, बाकी तुम नहीं दे सकते। प्रोहिबिट्स इंडियंस फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। अब इंडियंस जो है किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकते, जैसे पहले ब्रिटिशर्स सर का खिताब देते थे, अब वो सब नहीं है। जो कोई फॉरेनर है उसने इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करा हुआ है और स्टेट कैन नॉट, स्टेट के अंडर वो भी फॉरेन कंट्री से टाइटल नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, वो फॉरेन स्टेट से जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट में है, इट ही कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो 18th आर्टिकल डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 19th राइट टू फ्रीडम। ये जो हमने अभी 14 से लेके 18 तक पढ़े, ये राइट टू इक्वालिटी है। अब 19th के बाद राइट टू फ्रीडम शुरू हो जाता है, इसमें भी हम पढ़ेंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल 6 फ्रीडम्स गारंटी करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully and without arms, associations, right to form associations, unions or cooperative societies, right to move freely throughout India, right to reside and settle in any part of India, right to any profession, occupation, trade or business. You can carry out the profession, occupation, trade or business of your choice. लेकिन ये सब में exceptions हैं. So we'll be studying the exceptions now. हमने देखा कि आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 राइट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली ये 7 थे। ओरिजिनली 7 राइट्स थे, जिनमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड इट वाज मेड अ लीगल राइट। विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट राइट एज वेल। और these freedoms are not absolute but qualified. We can the state can place reasonable restrictions on the grounds mentioned in Article 19 only. इन freedoms पे क्या restrictions लग सकती हैं, ये भी Article 19 में mention हुई है, और उन्हीं basis पे restrictions लग सकती हैं और किसी basis पे restrictions नहीं लग सकती। जब हम बात करते हैं freedom of speech and expression, अगर हम बात कर रहे हैं, हम राइटिंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम प्रिंट करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम पिक्चरिंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं या किसी भी मैनर से कर रहे हैं, वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। इट इंक्लूड्स राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज। मेरे क्या व्यू हैं, आपके क्या व्यू हैं, किसी के क्या व्यू हैं, हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, आप किसी की ऐसी फोन को टैप नहीं कर सकते। अगर कोई आपका फोन टैप करता है, इट्स अ वायलेशन ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट। राइट टू टेलीकास्ट, आप टेलीकास्ट कर सकते हो, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है राइट टू टेलीकास्ट पे। राइट अगेंस्ट बंद, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन बंद डिक्लेयर करती हैं, यू हैव अ राइट अगेंस्ट दैट बंद। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपको साइलेंट रहने का फ्रीडम है, आपको कोई ज़बरदस्ती बोल नहीं सकता। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन आपके पास है, राइट टू पिकेटिंग आपके पास है। पिकेटिंग आप देखोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पिकेटिंग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, आपके पास स्ट्राइक का राइट नहीं है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसको डैमेज नहीं कर सकते। आप यू डोंट हैव द राइट टू स्ट्राइक। और इस पे रिस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी होता है कि इंडिया को अपने फैसले लेने का हक खुद है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन टू टेक आवर डिसीजंस। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप करते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो हमारी सॉवरेनिटी को हिट करती है, यू कैन नॉट डू दैट।
इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते आप। डिफेमेशन, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट को अपना फैसला सुनाता है, आप उसको एक पर्टिकुलर वे में क्रिटिसाइज कर सकते हो या अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन अगर आप उसको बोलोगे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, कोर्ट ने ये कर दिया, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में माना जाता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, आप ट्रैफिक नहीं रोक सकते किसी का, आप विदाउट आर्म्स पीसफुली कहीं असेंबल हो सकते हो, लेकिन आप इंडिया की सॉवरेनिटी को हिट नहीं कर सकते, इंटेग्रिटी को डैमेज नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर को डैमेज नहीं कर सकते, आप ऐसे ही रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशंस बनाओ, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, आपको हक है, लेकिन आप फिर सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू ऑब्टेन रिकग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपने एसोसिएशन बनाई और आप कहते हो कि मुझे इसको एक रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन बनाओ, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसकी रिस्ट्रिक्शंस जो है किस बेसिस पे, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इन द इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज ऐसे होते हैं जिनके एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, कल्चर होती है, अगर बाहर के लोग वहाँ जाएंगे हो सकता है उनका लैंग्वेज जो, उनका कल्चर जो, उनका वे ऑफ लिविंग है वो डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। राइट टू मूव इंटरनली, जो आप कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ये आपका राइट है, और ये आर्टिकल 19 आपको ये राइट गारंटी करता है। लेकिन राइट टू मूव एक्सटर्नल मूवमेंट, जैसे कंट्री के बाहर जाना, फॉरेन में जाना, फिर वहाँ से वापस आना, ये आर्टिकल 21 आपको गारंटी करता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। इंडिया के अगर अंदर मूव करना है तो आर्टिकल 19 डील करता है उसमें, और अगर फॉरेन जाना है, फॉरेन से वापस आना है, तो आर्टिकल 21 डील करता है उसमें। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आप कहीं पे भी रह सकते हो टेम्परेरीली या सेटल हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहीं जगह पे आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कहीं जगह, जैसे कुछ जगहों पे जाने के लिए इनर लाइन परमिट होता है, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं, जैसे JNK का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे पहले परमिट लेना पड़ता था जाने के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिग्री की ज़रूरत होती है, किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जाके अपना डॉक्टर बन जाऊँ, आपको पहले एक डिग्री लेनी पड़ेगी, एक क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए, तभी डॉक्टर बनोगे। फिर उसके बाद स्टेट, जो ट्रेड स्टेट कैरी करती है उस पर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब स्टेट की मोनोपोली के अगेंस्ट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब जैसे एटॉमिक एनर्जी है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, मैं एटम बम बनाऊंगा। वो स्टेट कंट्रोल्ड चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिनमें सिर्फ स्टेट ट्रेड करती है, बाकियों को अलाउ नहीं होता है उसमें ट्रेड करना। इमोरल या डेंजरस एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्टेट रेगुलेट करती है, लाइसेंस देती है आपको वो ट्रेड करने के लिए, आपको वो ऑक्यूपेशन करने के लिए। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 19 and next we'll be talking about article 20. So guys, these are the parts of the constitution and these are the schedules of the constitution. Please go through them. इनको याद करने का एक ही तरीका है, just go through them again and again, और ये आपको you just have a mind map of all these. वो रट्टा मार के करना है, वो कैसे करना है, वो इंडिविजुअल लेवल पे आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन द बेस्ट वे टू रिमेंबर देम इज़ टू रिलेट टू व्हाट यू आर स्टडिंग। जैसे अभी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गो थ्रू देम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।